हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो ये हमारा इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। काफी स्टूडेंट्स ने पहला लेक्चर देख लिया है, जिन्होंने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाके आप लोग इसका पहला लेक्चर भी देख सकते हैं। आज हमारा दूसरा चैप्टर जो है नेशनल इनकम। मैंने कल आपको बताया था कि नेशनल इनकम पढ़ के आना, या फिर क्या कर सकते हो, ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये जो है पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। तो इस क्लास के बाद आप चैप्टर को रिवाइज कर लेना, तो आपका अच्छे से हो जाएगा। और जिस भी पेपर में जनरल स्टडीज आती है, जीएस सामान्य अध्ययन आता है, उसमें इकोनॉमी के अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं और वो यहीं से बनते हैं। तो मैं आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ ये जो है पेड है। इसके लिए आप हमारे फोन नंबर पर, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, फोन नंबर है, यहाँ पे कॉल करके सारी डिटेल पता कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें सारी डिटेल दी गई है। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आपको इस फ्री क्लास से कोई भी फायदा हो रहा हो, तो प्लीज लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और सारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया नेशनल इनकम इज कंप्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। चार ऑप्शन है आपके सामने। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपको नहीं पता, तो आपको यहाँ पर 1 या 2 मार्क्स कट सकते हैं। तो नेशनल इनकम जो है भारत के अंदर, इसकी गणना कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 1951 के अंदर, 1991 में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स। आप ये चीजें नोट डाउन कर सकते हैं रिवीजन के लिए। एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और इसके अलावा आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये सीएसएसओ है, अभी इसको क्या हो गया है, अभी ये एनएसओ बन गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये किस किस को जोड़ के बना है? ये एनएसएसओ प्लस सीएसओ को कंबाइन करके बनाया गया। और ये कब बनाया गया है? इन दोनों को मिलाया कब गया है? तो ये मई 2019 में इन दोनों को मिलाकर एनएसओ बनाया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और अगर कई बार एनएसएसओ की फुल फॉर्म पूछ ले कोई आपसे, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिल गई होगी और आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1949। 1949 के अंदर जो नेशनल कमेटी का चेयरमैन कौन था? निम्नलिखित में से 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है? पीसी महालनोबिस। तो ये नेशनल कमेटी, क्या है नाम इसका पूरा? नेशनल इनकम कमेटी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू। अब नेशनल इनकम होता क्या है कंट्री के लिए? एक निश्चित अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, ये नेशनल इनकम नहीं होती है। सम ऑफ टोटल कंजप्शंस एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी नहीं होता है। सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, सिर्फ पर्सनल इनकम से नहीं होता है। मॉनेटरी वैल्यू या मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री, उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का धन मूल्य क्या है, उसको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। याद रखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया है। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसलिए डेली लेक्चर जरूर देखा करो और इससे कुछ नया सीखा करो। Which among the following sectors contribute most to the GDP of India? तो आपको पता है जीडीपी के बारे में, भारत की जीडीपी, हर देश की एक जीडीपी होती है, तो इसमें क्या पूछा गया है? भारत की जीडीपी में
सबसे ज्यादा किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? प्राथमिक क्षेत्र, अब देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, एग्रीकल्चर और उससे जो रिलेटेड सारी एक्टिविटीज है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर को जिन्होंने रॉ मटेरियल बना के उससे कुछ प्रोडक्ट बनाया है, इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती है। और टर्शरी सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर, जिसमें कि बीपीओ और टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। चौथा ऑप्शन है ऑल थ्री कंट्रीब्यूट इक्वली। तो ये तो आपको पता है कि तीनों इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर पूछा गया तो वो किसका होता है, तृतीय क्षेत्र का। राइट आंसर क्या है, सी, टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन जब मैं पहले पढ़ रहा था तो मैंने गलती कर दी थी इस क्वेश्चन में, इसका आंसर देखने में, क्योंकि मैंने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ध्यान से नहीं पढ़ा। तो आप भी एक गलती कर सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या पूछा गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। क्वेश्चन फिर से देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स टू द जीडीपी ऑफ इंडिया। तो भारत की जीडीपी के अंदर जो ये सेक्टर्स हैं, चाहे सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, घटते क्रम में। मतलब सबसे ज्यादा किसका योगदान है, उससे कम किसका, उससे कम किसका। तो अगर आपने फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। देख लीजिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के घटते क्रम में कौन सा सही क्रम है, तो सबसे ज्यादा सर्विस। तो ये दो ऑप्शंस हैं, तीसरा और चौथा तो वैसे ही कट गया यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर, फिर इंडस्ट्री, और सबसे ज्यादा जो सबसे कम कौन सा, एग्रीकल्चर। राइट आंसर क्या है, ए। सबसे ज्यादा टर्शियरी सेक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर, और सबसे कम प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिकेट द वाइटल चेंज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। भारत की राष्ट्रीय आय के मापन में महत्वपूर्ण परिवर्तन को इंगित करता है। तो क्या चीज इंगित करती है, क्या चीज यहाँ पर इंडिकेट करती है, देख लीजिए, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा। बेस ईयर हैज बीन चेंज फ्रॉम 2004-5 टू 11-12। तो ये बिल्कुल ठीक है, जो बेस ईयर है वो चेंज किया गया है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कैलकुलेशन हैज बीन चेंज फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। कैलकुलेशन हैज बीन चेंज फ्रॉम द करंट प्राइस टू कांस्टेंट प्राइस, ये भी ठीक है। बोथ द बेस ईयर एंड द कैलकुलेशन मेथड हैव बीन चेंज। तो राइट आंसर क्या है, डी। अब अगर आप जल्दी में कर रहे थे तो आप ए लगा के गलत हो सकता था आपका, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा तो आंसर डी है इसका। आधार वर्ष और गणना की पद्धति दोनों को बदल दिया गया है राष्ट्रीय आय की जो मापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और ये जो है आधार वर्ष गणना की पद्धति, जो कैलकुलेशन मेथड है, सारे मैंने जो थ्योरी लेक्चर्स हैं, थ्योरी लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं, अच्छे से पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। जिन्होंने थ्योरी लेक्चर्स देखे हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखे हुए तो वो फिर देख लीजिएगा। The government of India has decided to revise the base of for estimating the GDP from। यहाँ पर जो है जीडीपी का बेस ईयर रिवाइज करने की बात की गई है। तो आपने ऊपर वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा तो ठीक है, 4, 5 से 11, 12, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो नीचे दिए गए चार ऑप्शन हैं, इनमें से बताइए कि आर्थिक विकास का संकेत कौन सा जो है ऑप्शन कर रहा है। एक चीज, इसका आंसर देने से पहले एक चीज और मैं बता देता हूं आपको। अभी यहाँ पर मैं आपको एक तो इकोनॉमी करवा रहा हूं। अब इकोनॉमी के अंदर मैंने बता दिया आपको कि हमारा ये सेकंड चैप्टर है, उसका नाम क्या है, नेशनल इनकम। तो जितने भी क्वेश्चन है नेशनल इनकम से संबंधित हैं, तो आपको बड़े आसान लग रहे हैं सर, ये तो बड़े इजी क्वेश्चन है, हम बड़े अच्छे से कर पा रहे हैं। बच्चों, जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे होते हैं तब क्या होता है, रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। रैंडम का मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन साइंस का आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से पूछा जाएगा, तीसरा इकोनॉमी से पूछा जाएगा। तब आपको वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है और तब ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब एग्जाम में मान लो 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 में से आपको 70 या 75 क्वेश्चन हर बच्चे को आते हैं, लेकिन जब उसके आंसर की आती है तो मुश्किल से 50 से 60 क्वेश्चन ही ठीक हो पाते हैं। ऐसा क्यों?
ये जो 10-15 क्वेश्चन है ये कहाँ गए? ये गलत हो गए। गलत क्यों हो गए? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की थी। आपने कभी पता ही नहीं लगाया कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जरूर किया करो थ्योरी पढ़ने के बाद, या फिर पहले ये पढ़ लिया करो, बाद में जाके जो है थ्योरी पढ़ो और पहले प्रैक्टिस कर लो। जैसे भी हो आपको रिवीजन करनी है और प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, आर्थिक विकास का संकेत कौन सा है? ऑप्शन है, एक वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाए, तो क्या वो आर्थिक विकास का संकेत है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि। अब पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगी, तो वो क्या होगी? वो आर्थिक विकास का ही संकेत होगा। राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप क्या हो सकता है? सकल घरेलू उत्पाद, जिसको कि जीडीपी बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, या पर कैपिटा इनकम। राइट आंसर क्या है? पर कैपिटल रियल इनकम। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो है किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि को जो है इंगित करती है। आर्थिक वृद्धि मापने का एक उपयुक्त तरीका हो सकता है। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर्स टू द ग्रोथ रेट ऑफ। अब ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ या फिर हिंदू ग्रोथ रेट इसी तरह से भी लिखा आ सकता है। विकास की हिंदू दर की विकास दर को संदर्भित करती है। क्या होता है ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ या हिंदू ग्रोथ रेट? किस चीज को यहाँ पर जो है इंगित करता है, रेफर करता है, दर्शाता है? पर कैपिटा इनकम नहीं, तो किसको? नेशनल इनकम। तो हिंदू ग्रोथ रेट जो है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो वहां पर क्या लिखा होगा? हिंदू ग्रोथ रेट लिखा होगा, तो लोग ऑप्शन एक मिल जाएगा कि हिंदुओं की जनसंख्या में वृद्धि। और अगर नहीं पढ़ा तो आप वो टिक करके आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। फिर आप आके बोलेंगे बच्चों को कि पेपर बड़ा आसान था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये इकोनॉमी से संबंधित है। ध्यान रखना, ये छोटी 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 चीजें ही आपको जो है दूसरों से अलग करती है, और यही आपके सिलेक्शन में जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following causes have been mainly responsible for the slow growth of real per capita income in India? अब नीचे कुछ चार कारण दिए गए हैं। इन चार कारणों में से पूछा गया है कि भारत की जो है स्लो ग्रोथ पर कैपिटा इनकम जो है, स्लो ग्रोथ ऑफ रियल पर कैपिटा इनकम का क्या कारण है, क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है? तो देख लीजिए यहाँ पर। रैपिड राइज इन पॉपुलेशन, तो बिल्कुल सही है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को जो है उतना काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी? रैपिड राइज इन प्राइसेस, प्राइसेस से उतार चढ़ाव से जो है पर कैपिटा इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक आदमी 100 रुपए कमा रहा है तो वो अपने हिसाब से खरीद लेगा, और अगर एक परिवार में मान लो एक परिवार में 4 लोग हैं, 100 रुपए परिवार का एक मेंबर जो है 100 रुपए कमा रहा है, बाकी 3 बेरोजगार है, तो पर कैपिटा इनकम क्या होगी? 25 रुपए। और दूसरी तरफ एक परिवार है, उसमें जो है 3 लोग कमा रहे हैं, और हर एक जो है आदमी 50-50 रुपए कमा रहा है, तो इनकी टोटल इनकम कितनी होगी? 150 रुपए। तो इनकी जो पर कैपिटल इनकम ज्यादा होगी। तो प्राइस प्राइस का तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन का इसमें जो है बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट देखिए। स्लो पेस ऑफ प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल फील्ड, बिल्कुल सही है यहाँ पर कि जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में जो है स्लो पेस है, बिल्कुल स्लो प्रोग्रेस हो रही है। अगर ये प्रोग्रेस फास्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा? वेजेस बढ़ जाएंगी, वेजेस बढ़ेंगी, तो उससे क्या होगा? उससे जो है फिर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो उसमें 1 और 3 जो है राइट आंसर है। और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो इसका जो है पर कैपिटा इनकम पर कोई लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर 1 और 3, तो देख लीजिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आसान क्वेश्चन था, लेकिन बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा था, तो बच्चे क्या सोचेंगे, ये तो छोड़ देते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। द फर्स्ट मेजर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम वाज मेड बाय। भारत की राष्ट्रीय आय का पहला माप किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देखिए। विलियम डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, या वीके आरवी राव। तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने जो है पहली बार राष्ट्रीय आय का जो माप किया था, उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय को मापा था। कितनी आई थी राष्ट्रीय आय उस टाइम? 20 रुपए प्रति व्यक्ति। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। पॉवर्टी एंड
ये बुक बहुत बार पूछ ली जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक कब लिखी गई थी? 1867-68 के आसपास बुक लिखी गई थी, और इस बुक में ही इन्होंने ये जो पर कैपिटा इनकम के बारे में जिक्र किया था, तो आप याद रखेंगे। काफी बच्चों को इसका आंसर पहले से पता होगा। द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वाज ₹20 in 1867-68 was ascertained for the first time by, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो दादा भाई नौरोजी। और एक और चीज है, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा स्लो करवा रहा हूँ, तो आप सेटिंग में जाके स्पीड को 0.25 कर लीजिए, 0.5 कर लीजिए, या फिर 0.2x बढ़ा लीजिए। स्पीड आप जिस तरह से बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको जो है जल्दी से आप पूरा लेक्चर देख सकें, कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर सकें, तो आप बढ़ा सकते हैं अपनी स्पीड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो ये आप जो इसका सही आंसर बताएंगे। Its share of world population is only 16%, but its share of world GDP is 1.6%। यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया, तो ये हमारा ट्रू है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया जीडीपी इज ओनली 25%, तो ये जो यहाँ पर गलत है। यहाँ पर क्या है, सर्विस सेक्टर के बारे में बताया गया है, तो अगर सर्विस सेक्टर ही 25% है, तो फिर ये टॉप कैसे होगा? हमने थोड़ी देर पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन किया था, उसमें बताया गया था कि सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में या फिर इंडियन जीडीपी में। तो जो सर्विस सेक्टर है वो अराउंड 53.89%, हर साल ये जो है डाटा चेंज होता रहता है, तो आप अराउंड 50% याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, या 54% कर लीजिए कि जो सर्विस सेक्टर है वो भारत की जीडीपी में 54% का जो है कंट्रीब्यूशन करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी। बाकी चारों आंसर क्या थे? बाकी तीनों ऑप्शंस ठीक थे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। 58% ऑफ इट्स वर्किंग पॉपुलेशन इज engaged इन एग्रीकल्चर, बिल्कुल ठीक है, बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इनकम इज 22%। मतलब 58% लोग तो जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नेशनल इनकम सिर्फ 22% ही जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। जब मैंने आपको ये चैप्टर करवाया था थ्योरी के अंदर, तो बहुत अच्छे से एक एक चीज मैंने करवाई थी, जिन्होंने किया है उनको कभी नहीं भूलेगा वो चैप्टर जो मैंने करवा रखा है। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा था आपको, वो एक एक चीज मैंने आपको अलग अलग पेन से करवाई थी। इंडिया ऑक्यूपाइज ओनली 2.5% ऑफ द वर्ल्ड जियोग्राफिकल एरिया, तो ये भी यहाँ पर ठीक है। इन्होंने क्या रॉन्ग पूछा था, तो रॉन्ग हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस इज हायर देन दैट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। पहले बात कर रहा है करंट प्राइस की, बाद में बात कर रहा है कांस्टेंट प्राइस की, बिकॉज द लेटर टेक्स इनटू अकाउंट द रेट ऑफ। तो इसमें पूछा गया कि जो बाद में किया गया था वो किसका दर है? मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अधिक है, क्योंकि बाद में किसकी दर को ध्यान में रखा जाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बाद में जो है इंक्रीज इन द प्राइस लेवल जो है इसको ध्यान में रखा जाता है, कि अगर प्राइस इंक्रीज हो गए तो उनको फिर हम कांस्टेंट प्राइस पे जो है देख लेते हैं, चेक करेंगे रियल जो है पर कैपिटा इनकम को। इसलिए प्राइस लेवल को जो इंक्रीज और डिक्रीज है यहाँ पर सिर्फ इंक्रीज का दे रखा है, तो राइट आंसर क्या है? इंक्रीज वाला आएगा, कि मूल्य में वृद्धि होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट प्राइस को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये हर साल इंडेक्स जारी किया जाता है, और इसमें हर साल जो है इसका रैंकिंग जारी की जाती है, तो आप रैंकिंग जरूर देख के जाइएगा और बताइए कि इस साल HDI में इंडिया का क्या रैंक है। HDI comprises literacy rates, life expectancy at birth and, इसमें तीन चीज होती है, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ एंड, तीसरी क्या है? चार यहाँ पर दे रखे हैं, हिंदी में पढ़ देता हूं मैं एक बार। मानव विकास सूचकांक में साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा शामिल है, और इसमें और क्या शामिल है? तीसरा क्या चीज इसमें? जीडीपी पर हेड इन यूएस डॉलर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर हेड एट रियल परचेजिंग पावर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इन यूएस डॉलर, या फिर नेशनल इनकम पर हेड इन यूएस डॉलर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? नेशनल इनकम पर हेड इन यूएस डॉलर। या फिर अगर वहां पर नेशनल इनकम ओनली दिया हो, तो आप नेशनल इनकम भी टिक कर सकते हैं, लेकिन जो आपको पता है हमारी नेशनल इनकम जो है हर एक कंट्री की यूएस डॉलर में यहाँ पर जो है क्या करते हैं, दिखाई देते हैं, यूएस डॉलर में यहाँ पर जो है लिखते हैं उसको।
ठीक है। तो ये HDA में 3 चीजें होती हैं, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। नेशनल इनकम इज द, तो नेशनल इनकम है क्या? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेशनल इनकम क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। मतलब इन्होंने क्या लिखा? नेशनल नेशनल इनकम इज क्या होता है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, नहीं देखा, अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं की मेरे साथ, तो फिर आपका एक या फिर कई बार 2 नंबर तो ये यहाँ पे कट जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग है तो 0.33 और आपका यहाँ पर जो है लेस हो जाएगा। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस ईयर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, तो डेली क्लास को देख लिया करो। द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स, अब नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है? राष्ट्रीय आय शब्द का प्रतिनिधित्व करता है क्या चीज? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आपको। GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जब मैंने आपको करवाया था, जिस तरह से मैंने आपको करवाया था MX और G करवा के, उससे बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसका जो नेशनल इनकम पूछा गया, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्या है यहाँ पर? GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इसके अलावा सब्सिडी। ये जो हमारा राइट आंसर क्या है? C। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन, और प्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को जोड़ा इसमें। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आगे क्वेश्चन आ गया है। इन एन ओपन इकोनॉमी, यहाँ पर खुली जो अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, द नेशनल इनकम, जिसको वाई से डोनेट किया, रिप्रेजेंट किया गया है, ऑफ इकोनॉमी इज CIGXMY स्टैंड्स फॉर। C का मतलब है कंजप्शन, I का मतलब है इन्वेस्टमेंट, G का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और M का मतलब है टोटल एक्सपोर्ट, और Y का मतलब है टोटल इंपोर्ट एंड नेशनल इनकम रिस्पेक्टिवली। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट आप लोगों ने करना है, ठीक है। इसमें क्या है? Y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G X माइनस M। अभी अपने ऊपर पढ़ के गए हैं, सेम वही क्वेश्चन है। Y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो ये देख लीजिए क्या क्या जोड़ रखा है, क्या घटा रखा है। इस तरह से जो हमारी नेशनल इनकम होती है, जिसमें कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और उसके बाद जो है हमारा टोटल एक्सपोर्ट, इंपोर्ट में से जो है, एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट जो है घटा दिया जाएगा, तो फिर हमारी नेशनल इनकम यहाँ पर जो है आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना, ये कई बार सीधा पूछ लिया जाता है, और ऐसा कई बार होता है। यूपी पीसीएस में भी ये पूछा गया है, इसके अलावा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये एक बार पूछा गया था, और भी कई एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। Which of the following are the components of GDP, gross domestic capital formation, GDCF? निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू पूंजी निर्माण का घटक है? यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं, तो GDCF में क्या क्या चीजें हैं देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शंस। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, नेट कैपिटल इनफ्लो, या फिर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो क्या इसमें नेट कैपिटल इनफ्लो और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। सेविंग यहाँ पर जो है नहीं आती है कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि सेविंग करते हैं तो उससे कुछ आगे कैपिटल नहीं होगी, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप नेट कैपिटल इनफ्लो है या डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो उससे आपकी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल में फॉर्मेशन होती है। मतलब आपके पास अगर कोई दूसरी कंट्री आपके इंडिया में इन्वेस्ट करने आ रही है, हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करने आ रही है, तो हमारी जो है जीडीपी जो है स्ट्रांग होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मोस्ट सिंपल एंड पॉपुलर मेथड ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू कैलकुलेट द ट्रेंड ऑफ जीएनपी एट। तो यहाँ पर जो मोस्ट सिंपल और पॉपुलर मेथड पूछा गया है, आर्थिक विकास को मापने का सबसे सरल और लोकप्रिय तरीका
सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रवृत्ति की गणना करना है, तो किस पे? करंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे, दोनों पे या फिर किसी पे नहीं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जो है जीएनपी जो है कांस्टेंट प्राइस पे करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कांस्टेंट प्राइस पे? क्योंकि जो है मार्केट में इसका जो प्राइस है वो राइज करता रहता है, इसलिए कांस्टेंट प्राइस पे जीएनपी को मेजर करते हैं। अभी इससे पहले हमने ये क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, when national income is calculated with reference to the base year it is called। जब नेशनल इनकम को बेस ईयर के साथ जो है कैलकुलेट किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम या फिर ग्रोस नेशनल इनकम? तो उसको क्या बोलते हैं? रियल नेशनल इनकम, वास्तविक राष्ट्रीय आय। जब बेस ईयर के साथ इसको जो है गणना करते हैं, इसको रेफरेंस करके कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which among the following are the factors that determine the national income of a country? निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करते हैं? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूस्ड, मतलब जो उत्पादित कर रहे हैं उनकी मात्रा और गुणवत्ता बिल्कुल है, ये नेशनल इनकम में इनको जो है शामिल किया जाता है। द स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, कितनी स्किल है, कितना टेक्निक का यूज किया जा रहा है, बिल्कुल टेक्निकल नॉलेज। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये भी बिल्कुल नेशनल इनकम में जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो नेशनल इनकम या तो कोई जो है कैलकुलेट ही नहीं करेगा, अदरवाइज किसी को किसी से मतलब ही नहीं है, चाहे कोई भूखा रहे, चाहे कोई खाए या ना खाए। इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंट्री में होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। ये सभी चीजें जो है डिटरमाइन की जाती है नेशनल इनकम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एनएसएसओ। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको एनएसएसओ की फुल फॉर्म बताई थी, तो ये भी पूछ ली जाती है कई बार। एनएसएसओ की फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, तो ये किस वर्ष इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी? तो 1950 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, 1950। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, हिंदी में पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following methods is not being used in the unemployment estimated by the NSSO in India? तो इनमें से कौन सा मेथड है जो NSSO नहीं यूज कर रहा है? तो पहला ही मेथड है जो करंटली मंथली स्टेटस है, ये जो NSSO के द्वारा नहीं यूज किया जाता। डेली स्टेटस यूज किया जाता है, वीकली स्टेटस और प्रिंसिपल स्टेटस, ये तीन यूज किए जाते हैं, ये यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और फ्री के नंबर है। इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय, तो इकोनॉमिक सर्वे जो है इंडिया में कौन पब्लिश करता है? पढ़ा होगा तो बिल्कुल आसान है, अगर नहीं पढ़ा तो फिर गलत हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वन ऑफ द प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज, क्या प्रॉब्लम आती है नेशनल इनकम जो है भारत में कैलकुलेट करने की तरफ? अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, लो लेवल ऑफ सेविंग या फिर नॉन मोनेटाइज्ड कंजम्पशन? तो क्या चीज आती है? तो नॉन मोनेटाइज्ड कंजम्पशन। तो इसमें 27 क्वेश्चंस थे। तो आज हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। कल मैंने फर्स्ट चैप्टर करवाया था जो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी, आज दूसरा चैप्टर होगा नेशनल इनकम, और कल जो करेंगे तीसरा चैप्टर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो आप वो पढ़ के आइएगा, या फिर अब जाकर अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ था तो अब क्या कीजिए, ये क्वेश्चन करने के बाद नेशनल इनकम कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, नोट्स है जो भी आपके पास, 10 से 15 मिनट लगेंगे, एक चैप्टर जो है आप रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझ आ गया इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। 10-15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लग जाएंगे, जाके वो चैप्टर रिवाइज कर लो और उसको अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो। इसके अलावा किसी को कोई डाउट हो तो आप हमारे ये व्हाट्सएप नंबर है, पीडीएफ लेनी हो, स्टडी मटेरियल परचेज करना हो, नोट्स लेने हो, बुक्स लेनी हो, कुछ भी परचेज करना हो, किसी एग्जाम के बारे में जानकारी लेनी हो, तो आप हमारी वेबसाइट और हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इनका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम यूज कर सकते, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां पर सारी अपडेट सबसे पहले दे दी जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।